हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास नंबर 2 है हमारी नॉन फाइंड के संबंध में। नॉन फाइंड की फर्स्ट जो क्लास थी उसमें हमने नॉन फाइंड्स के कितने पार्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था, साथ ही साथ हमने बेनिफिट संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस कर लिए थे। और क्लास नंबर 2 में हमें शामिल करेंगे टू इन्फिनिटी संबंधी कॉन्सेप्ट्स। तो कहाँ कहाँ टू इन्फिनिटी का प्रयोग किया जाता है या किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है वो आज हमने जानना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटी का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देखो, सब्जेक्ट बनने का काम क्या करता है, नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। ठीक है, तो टू इन्फिनिटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनता है। ये जो वर्ब यहाँ पर दी हुए थे ना, एक वर्ब है, इसको हमने क्या बनाना है, नाउन बनाना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। हम सीधे तो इसको हम प्रयोग करेंगे तो ये वर्ब की वर्ब रहेगी। जैसे हम यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं ड्रिंक, तो ये वर्ब रहेगी क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर यहाँ वर्ब पहले ही आई हुई है। तो दो जो वर्ब है ना वो सेंटेंस में नहीं आएंगी, तो इसको हमने क्या बनाना है, और सब्जेक्ट के रूप में ना वर्ब नहीं आती, इसलिए हमने इसको बनाना नाउन। और नाउन बनाने के लिए हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे, टू ड्रिंक। तो अब ये क्या बन गई, सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या प्रयोग किया इसको, ये नाउन का काम करेगा। ठीक है, तो टू ड्रिंक इज ए बैड हैबिट। अब आप समझ गए कि टू ड्रिंक क्या है, यहाँ पर नाउन है, वर्ब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, इज है, और इज मेन वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट का क्या होगा, इस वर्ब को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो पहले हम इसको नाउन बनाएंगे और नाउन बनाने के लिए हम इसके साथ टू लगाएंगे, इसलिए टू इन्फिनिटिव यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैंने कहा था कि सब्जेक्ट बनने का काम और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। तो ऐसे इसके अंदर यहाँ पर ये वर्ब दी गई है वांट्स। अब वांट्स वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाना है, जो यहाँ पर वर्ब दी गई है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसके साथ क्या लगाए, टू। तो ही वांट्स टू सी। अब आप ऐसे भी जाने, देखो ऑब्जेक्ट को यदि हमें जानना है तो हम क्या करें, वर्ब से प्रश्न पूछेंगे, कौन सा, वट या हुम का। तो ही वांट्स वट, वह चाहता क्या। अब आंसर क्या मिला, टू सी, मिलना चाहता है। आई लाइक, यहाँ पर हम क्या भरे, टू, और वर्ब हमारी क्या दी गई है यहाँ पर, वॉच। हमने इसको क्या बना दिया, एक नाउन बना दिया। आई लाइक वट, मैं चाहता हूं क्या, आई लाइक टू वॉच। तो आई लाइक टू वॉच दिस फिल्म। अब आप समझ गए, ये सब्जेक्ट के रूप में है और ये वर्ब के बाद आता है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का इसने काम किया है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, वट, वेयर, व्हेन, हाउ के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो वट के तुरंत बाद आप क्या बनेंगे, टू इन्फिनिटिव, टू डू। कैन यू टेल मी वेयर टू गो, कितने आसान कॉन्सेप्ट हैं। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, क्वेश्चन नंबर 4, वाई या वाई नॉट के बाद, देखो ध्यान से, व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ के बाद तो टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाई और वाई नॉट के बाद बे इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। बे इन्फिनिटिव का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बे इन्फिनिटिव को पूरी जो डिटेल है ना, सारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास में है, तो आपको फर्स्ट क्लास देखें, तब आप सेकंड क्लास पर आएंगे तो सारे जो है ना पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो अगले वाले भी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपने समझना है, बे इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो भी वर्ब ब्रैकेट में दी जाती है उसको वैसे के वैसे प्रयोग करना बे इन्फिनिटिव कहलाता है। तो वाई के बाद या वाई नॉट के बाद हम टू इन्फिनिटिव नहीं लगाएंगे, इनके बाद हम लगाएंगे बेयर इन्फिनिटिव, मतलब वर्ब जो दी गई है वो ऐसे की वैसे हमने प्रयोग करनी है। तो वाई टॉक टू हिम, उसे बात क्यों की जाए, मतलब यहाँ पर क्या प्रश्न पूछने का काम किया है या कोई सुझाव देने का काम किया। देखो वाई और वाई नॉट का प्रयोग प्रश्न पूछने या सुझाव देने के लिए किया हो तो इनके बाद हम क्या करेंगे, बे इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो वाई टॉक टू हिम, उससे क्यों बात की जाए। ठीक है, प्रश्न पूछा है, वाई नॉट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, भाई एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क क्यों नहीं किया जाए। यहाँ पर सुझाव दिया गया, भाई कर लेना चाहिए हमने, वे क्यों नहीं किया जाए। तो सुझाव होता है या फिर प्रश्न पूछने का काम करता है वाई, और वाई नॉट के बाद अब क्या भरेंगे, बे इन्फिनिटिव भरेंगे। तो कंसल्ट वैसे का वैसा हम भर देंगे। आगे आए कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर, टू और इनफ के बाद हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। देखो अब जरा स्ट्रक्चर देखें तो टू के बाद क्या पाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद इनफ। ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा ध्यान रखें।
वैसे तो आप मोटे तरीके से इसको याद कर ले, टू के बाद और इनफ के बाद केवल टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। ही इज टू, क्योंकि हमने सेंटेंस के अंदर क्या ढूंढना है, टू आया है या इनफ आया है। जैसे ही टू दिखे आपको अब पता लग जाएगा कि यहाँ पर इसके बाद हम क्या बनेंगे, टू इन्फिनिटिव, टू मूव, ठीक है। यू आर वाइज इनफ, इनफ के बाद टू इन्फिनिटिव, टू अंडरस्टैंड। यहाँ स्पेस कम है तो मैंने सिर्फ टू बनाया, तो आप समझ जाना यहाँ पर क्या वर्ब है, टू इन्फिनिटिव, ठीक है। अंडरस्टैंड, सॉरी टू अंडरस्टैंड बनना हमने, तो टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, ऑर्डिनल नंबर। जैसे ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है क्रमागत संख्या है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से जो संख्याएं क्रम के अनुसार रखी जाती हैं या बोली जाती हैं उनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट या लास्ट, ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। और ऑर्डिनल नंबर के बाद आप टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। अब आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं, इतने आसान तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट लिखे हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे देखेंगे ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, तुरंत भर देंगे टू इन्फिनिटिव, टू कम। पूरे सेंटेंस में पढ़कर, पूरे सेंटेंस को पढ़कर आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही इतने स्टिक हैं, आप उनको बिल्कुल आसानी से इनको आप समझ जाएंगे। द लास्ट मतलब क्या आया, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के बाद टू इन्फिनिटिव, टू लीव। कॉन्सेप्ट नंबर 6, एडजेक्टिव कि मतलब विशेषण के तुरंत बाद आप टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। देखो एडजेक्टिव का मतलब होता है, एडजेक्टिव बोला जाता है क्योंकि आदत ही ऐसी पड़ी हुई हमें एडजेक्टिव की, डी और जी जहाँ होते हैं वहाँ पर डी साइलेंट होता है, तो बोलना सही क्या होगा, इसका उच्चारण सही क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, जैसे हैप्पी है, ईजी है, डिफिकल्ट है, सैड है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण जो विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, टू सी यू। दिस क्लॉथ इज इजी टू वॉश, ठीक है। तो आपने ये देखना है विशेषण आया है तुरंत बाद टू इन्फिनिटिव भरेंगे, जैसे यहाँ पर इजी एडजेक्टिव है तो तुरंत बाद आपने क्या भरा, टू इन्फिनिटिव। कॉन्सेप्ट नंबर 7, किसी कारण मतलब कोई भी अपने रीजन बताना है, भाई ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कारण हो गया। तो कोई रीजन दिया हुआ है, कोई कारण दिया हुआ है, या कोई पर्पस मतलब कोई उद्देश्य दिया गया है, उद्देश्य बताने के लिए हम क्या करेंगे, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। कोई भी रीजन या पर्पस को बताने के लिए टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। देखो सेंटेंस में ही केम हेयर, अब कहता है कि वो ही केम हेयर, वो यहाँ आया, क्यों आया, आने का कारण क्या है, टू कंसल्ट मी, टू कंसल्ट मी, मुझसे सलाह मशवरा करने के लिए आया। वह स्कूल जाता है, किस लिए जाता है, ही गोज टू स्कूल टू स्टडी, ही गोज टू स्कूल टू प्रिपरेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम, वह एग्जाम की तैयारी के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो वहाँ पर जाने का क्या हुआ बेटा, उद्देश्य हुआ या क्या कारण है। जहाँ भी सेंटेंस के अंदर उद्देश्य हो या कोई कारण की बात है तो वहाँ पर आपने क्या करना है, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करना। राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया, क्यों गया भाई, किस उद्देश्य से गया, तो चाहे उद्देश्य हो चाहे कारण हो, आपने क्या भरना इनके साथ, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, टू भरेंगे तो टू बाय। क्वेश्चन नंबर 8, ओनली वन और द ओनली के बाद भी टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ओनली शब्द आ जाए उसके तुरंत बाद टू इन्फिनिटिव, टू अर्न। सोहन वाज द ओनली वन, अब क्या आया है, द ओनली आ जाए या ओनली वन आ जाए, हम क्या भरें इनके बाद, टू इन्फिनिटिव, टू गेट। कॉन्सेप्ट नंबर 9, नीड और डेयर का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो इनके बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। देखो नीड और डेयर ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते, बाकी जितने भी मॉडल हैं उनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में नहीं करेंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नीड और डेयर को बोला जाता है सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं सेंटेंस के अंदर और मेन वर्ब भी बनने का काम करते हैं, बाकी मॉडल ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल का वैसे तो काम क्या होता है, हेल्प करने का, मॉडल एक्सुरी बोलते हैं इनको। ये सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब से पहले मतलब मेन वर्ब से पहले प्रयोग होकर ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं, लेकिन नीड और डेयर दोनों ही काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनने का भी और मेन वर्ब बनने का भी। तो जब भी नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया तो उनके बाद हम टू इन्फिनिटिव लगाएंगे, ठीक है। यदि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है
तो हमने क्या लगाना है, देखो नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे तो इनके बाद क्या लगेगा, यहाँ पर सेंटेंस में समझेंगे हम। वैसे इन संबंधित नीड और डेयर क्या ना बेनिफिट हमने किए थे, तो जब भी ये नीड और डेयर मेन वर्ब है टू इन्फिनिटिव, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनका प्रयोग किया जाएगा बेनिफिट के रूप में। बेनिफिट का मतलब वे वैसे के वैसे प्रयोग किए जाएंगे। कैसे, अब आपके सामने शायद ये डाउट होगा कि नीड और डेयर को हम कैसे पहचानें कि ये सेंटेंस में मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। मैं सारी बातें क्लियर करूंगा, पहले आप ये सेंटेंस कर लें, ठीक है। वैसे आपको हो ही जाएगी क्लियर, बताने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं, मुझे उम्मीद है। तो एक बार ज़रा सेंटेंस को ध्यान से समझना, हम यहाँ जानेंगे कि ये डेयर और नीड यहाँ पर किस रूप में प्रयोग किए गए हैं। ही डेयर्स, अब जरा जाने जरा, अब डेयर्स जो है ना अकेली वर्ब है यहाँ पर, इसका मतलब जब भी सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ब अकेली प्रयोग किए जाते इसका मतलब वो मेन वर्ब ही है। तो डेयर्स यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। ही डेयर्स अब मेन वर्ब है तो इनके बाद हम लगाएंगे टू। ही डेयर्स टू कम हेयर, ही डज नॉट डेयर, अब यहाँ पर डेयर आया है। अब डेयर से पहले यदि कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, नीड और डेयर से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तो मेन वर्ब आती है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये क्या है, मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में भी ये मेन वर्ब है और यहाँ पर भी ये मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल मेन वर्ब ही आती है, ठीक है। तो जब भी ये मेन वर्ब के रूप में होंगे तो इसका मतलब इनके बाद हम क्या लगाएं, टू इन्फिनिटिव। यहाँ पर एब्यूज है तो टू एब्यूज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। चलो एक और सेंटेंस से देखो, डज ही डेयर एब्यूज मी, अब यहाँ पर फिर डेयर है। अब डेयर से पहले आप देखो कोई हेल्पिंग वर्ब हाँ है, यहाँ डज है, तो यहाँ पर डज नॉट था, यहाँ डज है। इसका मतलब ये भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया, या तो अकेला नीड या डेयर आया है तो वो मेन वर्ब है, या नीड या डेयर से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आई, नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट आए यहाँ पर, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है। जब इंटेरोगेटिव होगा सेंटेंस हमारा, देखो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है तो यहाँ डज आया है, तो डज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आने वाली वर्ब अपने आप ही मेन वर्ब होगी। तो यहाँ पर डेयर क्या है, एक मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बाद हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो यहाँ भी क्या लगेगा, टू एब्यूज। और देखो सेंटेंस, दे नीड, अब जरा देखो नीड अकेली वर्ब आई है, जब अकेली वर्ब आई है नीड और डेयर जब अकेले आते हैं इसका मतलब वो मेन वर्ब ही है। तो नीड यहाँ पर कैसी वर्ब हो गई, मेन वर्ब। तो दे नीड टू मीट मी, दे नीड टू मीट मी, ठीक है। अब आगे देखो, दे नीडंट, अब आप बताओ जरा बताओ सोचकर कि यहाँ पर नीडंट मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मैंने इतने सारे देखो 4 सेंटेंस आपको करा दिए। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो नीडंट है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि नीड और डेयर के जो सेंटेंस, नीड और डेयर के सेंटेंस का मतलब आप समझो, नीड और डेयर के तुरंत बाद देखो नीड नोट या डेयर नोट, नीड नोट या डेयर नोट है ना, तो हमारा जो सेंटेंस होगा ना उसमें ये नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब होंगे। ध्यान रहेगा। अब मोटा तरीका मैंने आपको बता दिया, एक बड़ी सी पहचान बता दी, नीड और डेयर के तुरंत बाद नोट आया है। देखो यहाँ भी डज नोट आया, आपको ये भी नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव डेयर के कारण से नहीं है, डेयर तो यहाँ पर मेन वर्ब है। नेगेटिव किस कारण से, डज नोट के कारण से, ठीक है। अब ये नेगेटिव किस कारण से, नीड के कारण से, नीडंट आया है। अगर यहाँ पर डेयरेंट आ जाता या डेयर नोट आ जाता तो ये नेगेटिव रहता, ठीक है। तो नीड और डेयर के तुरंत बाद या नीड और डेयर के साथ नोट आया है तो इसका मतलब हमारे सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हैं तो इनके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब हमेशा यहाँ पर जो नीड और डेयर के बाद जो भी वर्ब आएगी, अब जब सेंटेंस हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब नीड और डेयर के बाद नोट आया है तो इनके बाद किसका प्रयोग करेंगे हम, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, टू नहीं लगाएंगे। और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ मैंने बताया था बेयर इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो नीडंट मीट, क्लियर हो गया। यदि यही सेंटेंस
इसी सेंटेंस में नीड या डेयर वाक्य के शुरू में, जैसे यहाँ पर डज आया था वाक्य के शुरू में, तो ऐसे ही नीड और डेयर यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो तब भी वो हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। तो मॉडल के रूप में नीड और डेयर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। अब जब मॉडल के रूप में इनका प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा, इसका मतलब वो वहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बाद जो भी वर्ब आएगी ना वो बे इन्फिनेटिव आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, ये तो हमारे 9 कॉन्सेप्ट। इससे टू इन्फिनेटिव संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ टू इन्फिनेटिव लगता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद जेड लगता है। तो कौन सी वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ टू लगेगा, कौन सी ऐसी वर्ब है जिनके बाद आईएनजी लगेगा, मतलब जेड के रूप में उनको प्रयोग किया जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इनको रिवाइज करें, नोट डाउन करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।